बात करें तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ की फीचर्स हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको अलग बनाता है और जो उसकी हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लगभग 3 साल से ऊपर टाइम लगा ड्राफ्ट करने पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। 1946 से इसकी ड्राफ्टिंग शुरू हुई और धीरे धीरे करके फिर फाइनली ये 1950 में ये अडॉप्ट हुआ, 26 जनवरी। और इसके लिए मतलब हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स लगे हुए थे जो कि इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, जिसके की हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस नाम को मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, सभी इसको याद भी रखेंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी रचना जो हुई, संरचना हुई, वो 3 से 4 सालों में हुई और काफ़ी टाइम लगा। और इससे पहले का जो हमारा कॉलोनियल रूल था, वो कॉलोनियल रूल जो था उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की। जैसे कि जब कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बड़े तबके के लोग थे, जिनमें कि ज़्यादातर 90% ब्रिटिशर्स ही थे, या फिर यहाँ पे कुछ राजा महाराजा टाइप के लोग थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे यहाँ पे, जैसे कि कश्मीर भी था उसमें, जैसे कि जूनागढ़ था, जैसे हैदराबाद था, जैसे पटियाला था, जैसे भोपाल था। तो इस तरीके के अलग अलग जो प्रिंस, ग्वालियर था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके लोग एंजॉय करते थे। तो होता क्या था कि वहाँ पे जो दबे कुचले तबके के लोग थे, जिनको ना तो एजुकेशन मिलता था, जितनी भी एलिट सर्विसेज थी वो सारी अंग्रेजों के नाम थी या फिर कुछ एलिट इंडियंस के नाम थी, जितने भी ऑफिसर्स के रैंक थे वो सारे अंग्रेजों के नाम थे। उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, उनको अपनी ज़मीन पे पैदा करने के लिए हक नहीं मिल रहा था। जो भी अनाज है, अनाज अगर उन्होंने पैदा किया तो उसको लगान के फॉर्म में, जैसा कि आप सबने सुना होगा, उसको वापस देना पड़ता था। कुछ उसका एक पार्ट जो कि एक मेजर पार्ट होता था, इट वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ऑल दीज ईयर्स थ्रू आउट दिस, फ्रॉम 16th और 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, जितने दिनों तक 300 साल, 350 साल के आसपास जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल रहा, तो इंडियंस फेल्ट, एंड इनफैक्ट दे हैड टू, दे फेल्ट सप्रेस्ड। और उसकी वजह से उनके हक की लड़ाई हमेशा ही जारी रही और उस हक की लड़ाई के दौरान उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो मारे भी जाते थे, उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता था। इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको मार दिया गया। तो इन सब चीज़ों के बीच क्या था कि लोग, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, वो इस चीज़ की श्योरिटी चाहते थे और उन्होंने किया भी, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते थे कि किसी भी तबके के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो। यानी कि चाहे वो कोई किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो, किसी भी जेंडर का हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इसमें इंश्योर की गई। तो यहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि जो हमारे गवर्नमेंट का फंक्शनिंग होगी वो एक टीयर में नहीं होगी। यानी कि जैसे कि पहले राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें, तो अगर ऐसा नहीं होता जो कि अभी कंडीशन है, अगर इसके उल्टा होता, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे कोई एक राजा बैठा होता और जो वो वहां से बोल रहा होता वही पूरे इंडिया को मानना पड़ता। अगर वो तमिलनाडु के भी किसी एक पार्ट का निवासी है कोई इंसान, तो उसको डिपेंडेंट होना पड़ता न्यू दिल्ली के राजा के ऊपर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है हमारे पास, पहली चीज तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, ये पॉलिसीज बनाती है अलग अलग तरीके से। कौन कौन से पॉलिसीज बनाती है हम देखेंगे। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स हैं,
स्टेट्स में हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एट सेवरल स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पंचायती राज है, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन साबित हुआ इंडियन डेमोक्रेसी में। सो वी हैव पंचायती राज विच इज एट द विलेज लेवल, है ना। और उससे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलग अलग फंक्शनरीज होती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है सेंट्रल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि न्यू दिल्ली में बैठती है, पूरा सरकार है, उसकी मशीनरी है, उसको भी देश की जनता चुनती है, उसको वहां पे भेजा है। उसका जो मेजर काम है उसमें से कुछ कामों में से एक तो नेशनल सिक्योरिटी हो गया, है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग स्टेट लेवल के जो सीएम्स हैं या फिर गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं उठा सकती उसका जिम्मा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मा किसकी किसकी जिम्मेदारी होती है, ये न्यू दिल्ली में बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसी तरीके से जो पॉलिसीज होती हैं नेशनल लेवल की, वो नेशनल पॉलिसीज कौन बनाता है, न्यू दिल्ली बनाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन ग्लोब, यहाँ पे पूरे कंट्री के एजुकेशन कौन डिसाइड करता है, कैसे टेक प्लेस करेगा, ये डिसाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि एज ए होल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे न्यू दिल्ली डिसाइड करता है। इसके अलावा आपस में राज्यों के बीच में जो समन्वय होता है, जो उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वहाँ पे कौन इंटरवीन करता है, ये न्यू दिल्ली का काम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट और स्टेट के बीच में समन्वय बिठाने का। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें हम कहाँ से इंश्योर करवाते हैं, हमारी जो इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट लेवल पे अगर कोई काम करना है, स्टेट लेवल के अलग अलग डेवलपमेंट के काम है, रोड्स बनवाने हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्टेट के लिए अलग से पॉलिसी डिसाइड करनी है। स्टेट में यहाँ पे अलग अलग कास्ट हो के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, उस कास्ट और रिलीजन के हिसाब से हम वहाँ की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कि बहुत ही निचले तबके से आते हैं, जिनके लिए शायद पढ़ाई लिखाई, जिनके लिए शायद शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी बहुत दूर की बात है, तो उनके लिए एक अलग तरीके की पॉलिसी बनाने वाली गवर्नमेंट चाहिए, एक अलग बॉडी चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी चाहिए। तो वहाँ पे हम जैसे कि कुछ राज्य हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे जो हमारे SC ST की SCs की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, STs की इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे जो हमारे पूरे रूल्स रेगुलेशन है वो उस हिसाब से चलेंगे। अगर हम वहाँ पे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए रूल्स को ही इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बैकफायर। तो इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट तो आ गई, लेकिन एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे गवर्नमेंट के फंक्शन, मतलब गवर्नमेंट के काम वहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन हो रही है चीज़ें, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अगर लेटेस्ट से जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई NEP 2020, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। अब ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने वहाँ से पॉलिसी ड्राफ्ट कर दी, जिनका काम था पॉलिसी ड्राफ्ट करना उन्होंने कर दिया। लेकिन उन चेंजेस को हम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक छोटे से गांव में या कांकेर जिले के एक छोटे से गांव में कैसे लागू करवाएंगे, दिस हैज टू बी इंश्योर्ड बाय द थर्ड टियर और द पंचायती राज। जो पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे अलग अलग फंक्शनरीज हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये अलग अलग अधिकारी होते हैं चुने हुए, जो कि इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे भी फंक्शनिंग वेल हो। तो कुल मिला के ये फेडरलिज्म को इंश्योर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि किसी एक जगह पे सत्ता का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या फिर पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल में, 3 टियर में यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, 3 टियर में फंक्शनिंग है, 3 टियर में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का संरक्षण किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।